गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको मेरे इस चैनल अकाउंट्स फ्रेंडली जोन पर, जिसमें मैं आपको लगातार वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूं और आप लोग का प्यार है जो मुझे लगातार मिल रहा है। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो MCQ का है और एक नए चैप्टर के साथ, जो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नाम आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अंशों का निर्गमन। और इसमें हम लोग हरण और पुनर्निर्गमन के बारे में भी पढ़ेंगे। आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने क्लास में शिक्षकों के साथ ज़रूर पढ़ा होगा। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ MCQ देखने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल समय ना गंवाएं और जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल, आज का जो पहला सवाल है वो आपके स्क्रीन पे है। अंशों का अधिमूल्य निर्गमन है। दोस्तों याद रखिएगा, अधिमूल्य का मतलब होता है जब शेयर को जब हम लोग इशूड करते हैं, तो आपको पता है कि जनरली दो तरीके से हम लोग इशूड करते हैं। एक प्रीमियम पर है और एक सममूल्य पे है ना। सममूल्य मतलब ऐड पर और दूसरा है ऐड प्रीमियम। तो प्रश्न पूछा है कि अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है, क्या है? क्या ये एक कैपिटल गेन है, क्या ये कैपिटल लॉस है, जनरल प्रॉफिट है या जनरल लॉस है? तो याद रखिएगा, अंश का मतलब क्या होता है? तो अंश जो है वो कैपिटल के पार्ट को कहते हैं, है ना। और अंशों के अधिमूल्य, अधिमूल्य का मतलब हो गया प्रीमियम, मतलब एक तरह का ये एक प्रॉफिट है, यानी गेन भी आप इसको कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, कैपिटल से ये संबंधित है। तो नेचर सी बात है कि जनरल प्रॉफिट तो होगा नहीं, जनरल लॉस भी नहीं होगा और लॉस तो होगा नहीं, क्योंकि अधिमूल्य का मतलब अधिक मूल्य होता है। तो ये पहला ऑप्शन सही है आपका, यानी कि पूंजी पर लाभ है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। लाभांश सामान्यतः किस पूंजी पर दिया जाता है? दोस्तों पूछा गया है लाभांश किस पूंजी पर दिया जाता है। लाभांश याद रखेंगे दोस्तों कि जो अंशधारी होते हैं, अंशधारी किसको कहते हैं? तो जो कंपनी के अंश को खरीदते हैं वो उसे अंशधारी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं शेयर होल्डर। तो प्रश्न पूछा है कि लाभांश सामान्यतः किस पूंजी पर मिलता है? तो शेयर खरीदने वाले को जो कंपनी प्रॉफिट देती है उसे हम लाभांश कहते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि किस पर मिलता है, तो याद रखिएगा, जिस कस्टमर यानी कि जिस शेयर होल्डर के द्वारा जितने पैसे प्राप्त होते हैं। तो याद रखिएगा, पेड अप कैपिटल पर हमें पता चलता है कि कितने पैसे प्राप्त हुए हैं, तो उसी पेड अप कैपिटल पे ही लाभांश दिया जाता है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन में पेड अप कैपिटल नहीं है, यानी ऑथोराइज कैपिटल है, रजिस्टर्ड कैपिटल है और तीसरा है दोनों। तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। याद रखिएगा, लाभांश पेड अप कैपिटल पर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि जब्त अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंश खाते के शेष हस्तांतरित किए जाते हैं। दोस्तों आपने क्लास में पढ़ा होगा कि फॉरफीचर ऑफ शेयर माने जब शेयर को, अंश को जब्त किया जाता है तो कंपनी अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए शेयर को दोबारा बेचती है, मतलब री इशू करती है। क्या करती है? री इशू करती है ना। तो बोलता है कि री इशू के पश्चात जब अंशों के हरण खाते मतलब फॉरफीचर अकाउंट में जो पैसे बचते हैं, है ना, उसे कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? तो आपको याद होगा, अगर आपने क्वेश्चन बनाया है तो इसे पूंजी संचय खाता मतलब कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हस्तांतरित किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि पूंजी के स्वामी कौन होते हैं? याद रखिएगा, पूंजी के स्वामी जो हैं अंशधारी होते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे स्क्रीन में कि यहाँ दो तरह के अंश हैं, एक समता और एक पूर्वाधिकार। तो याद रखिएगा, पूंजी के जो स्वामी होते हैं वो समता अधिकारी यानी समता अंशधारी, जिसको इक्विटी शेयर होल्डर हम कहते हैं, उसे हम कंपनी का स्वामी यानी ऑनर कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, अंश आवंटन खाता है।
तो याद रखिएगा अंश आवंटन एक पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। अंश पूंजी की वास्तविक राशि है। बोलता है कि अंश पूंजी की वास्तविक राशि क्या है। वास्तविक का मतलब होता है जो जिस शेयर होल्डर के द्वारा, है ना, जिस शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी को पैसे प्राप्त होते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि शेयर होल्डर से जो पैसे प्राप्त होते हैं उसे हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो याद रखिएगा अंश पूंजी की वास्तविक राशि, है ना, एक्चुअल में जो पैसे हमें रिसीव होते हैं वो पेड अप कैपिटल से रिसीव होते हैं। ऑथोराइज कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल को कहते हैं, आपको पता होगा, है ना। और आप देख रहे होंगे कि तीसरे नंबर में है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब होता है कि जनता ने कंपनी के कितने अंश को खरीदा है, और खरीदने के बाद जो पैसा कंपनी के अंशधारी द्वारा प्राप्त होता है ना, उसे हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। तो इसका सही आंसर आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, पेड अप कैपिटल जो होता है वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि 12% पूर्वाधिकार अंश में 12% है, यानी आप अभी मैंने बताया कि किसी भी अंश को खरीदने के बाद अंशधारी को कंपनी के द्वारा जो लाभ दिया जाता है उसे हम लाभांश कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, लाभांश कहते हैं। तो कंपनी लाभांश की दर 10%, 6%, 12% हो सकती है ना। तो याद रखिएगा जो 12% है वो ब्याज नहीं है, वो लाभांश की दर है, इसलिए सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि दायित्व की कुल राशि में सम्मिलित होता है। तो याद रखिएगा अभी मैंने बताया कि एक्चुअल कैपिटल अमाउंट हमें किससे मिलता है, पेड अप कैपिटल से मिलता है। तो जो पेड अप कैपिटल है, यानी जो कैपिटल की राशि शेयर होल्डर से प्राप्त होती है वो है पेड अप कैपिटल, और जो प्राप्त होगा उसे ही तो आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करेंगे ना। तो बोलता है कि दायित्वों की कुल राशि में कौन से कैपिटल सम्मिलित होते हैं। तो याद रखिएगा ऑथोराइज कैपिटल को नहीं, इशूड भी नहीं, और सब्सक्राइब भी नहीं। इन सब के अंत में पेड अप कैपिटल, जो पैसा हमें प्राप्त होता है उसे पेड अप कैपिटल में रखा जाता है, और इसे ही बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी शो करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 9 कहता है नाम मात्र पूंजी जानी जाती है। नाम मात्र पूंजी जो है बोलता है जानी जाती है। तो याद रखिएगा नाम मात्र पूंजी नॉमिनल कैपिटल को हम लोग 2 नामों से जानते हैं। इसे हम ऑथोराइज कैपिटल और इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। ये मान के चलिए लगभग एक ही कैपिटल है जिसको 2 नाम से जानते हैं, इसलिए सही ऑप्शन इसका होगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10 कहता है प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी की बात करता है। तो याद रखिए सब्सक्राइब कैपिटल की बात है और पेड अप कैपिटल की बात है। तो सब्सक्राइब कैपिटल जो होता है वो जनता द्वारा खरीदे गए शेयर को कहते हैं, है ना। और पेड अप कैपिटल होता है जो जनता के द्वारा जितने शेयर होल्डर ने पैसा दिया है। तो कुछ ऐसे भी शेयर होल्डर होते हैं जो समय पर पैसा नहीं चुकाते, तो जो नहीं चुकाएंगे सब्सक्राइब कैपिटल में से उतने पैसे को घटा देंगे। मतलब जो पैसे नहीं चुकाते हैं ना उसको हम कहते हैं कॉल इन एरियर। उसको हम क्या कहते हैं, कॉल इन एरियर कहते हैं। कि जो अंतर की राशि है उसे हम कॉल इन एरियर भी कह सकते हैं, लेकिन इसका सही और परफेक्ट आंसर अगर कहिए तो अनकॉल्ड कैपिटल, यानी ये हो सकता है कि कंपनी ने सभी शेयर होल्डर से पैसे की मांग ना किए हैं, कुछ ऐसे शेयर होल्डर के पैसे बाकी भी हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अनकॉल्ड कैपिटल, यानी कि अयाचित पूंजी। तो सही आंसर आप इसके क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11 कहता है इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी होती है। पंजीकृत की बात किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा पंजीकृत का मतलब याद रखेंगे, पंजीकृत को अभी मैंने बताया ऑथोराइज कैपिटल के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12 कहता है कंपनी अधिनियम
2013 की सारणी F अपनाने पर बकाया याचना की ब्याज की अधिकतम दर होती है। दोस्तों याद रखिएगा, जब कंपनी किसी शेयर होल्डर से पैसे की मांग करती है और वो शेयर होल्डर समय पर अगर वो पैसे नहीं चुकाता है तो उसे हम कॉल इन एरियर कहते हैं। ठीक है, तो जितना महीने देरी वो अपने इंस्टॉलमेंट को चुकाने में करता है तो कंपनी उसे लेट फाइन लेती है। इस लेट फाइन को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कंपनी अधिनियम 2013 की सारणी F के अनुसार अपनाने पर बकाया याचना की ब्याज दर अधिकतम कितनी है, माने अधिक से अधिक कितना ले सकती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 10% अधिक से अधिक कंपनी ले सकती है। प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 13 कहता है अंशों के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है। बोलता है अंशों के ऊपर कंपनी प्रीमियम की मांग करती है। ठीक है, तो ये प्रीमियम की जो राशि है, जो जिसको हम लोग पूंजी पर लाभ कहते हैं, यानी पूंजी पर जो कंपनी को लाभ है तो उसे कहाँ दिखाया जाता है। तो पूंजी पर लाभ कहाँ दिखाया जाएगा, आपको पता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा, है ना। जो पूंजी से संबंधित है, कैपिटल से संबंधित है, तो कैपिटल से संबंधित है तो इसे कहाँ दिखाएंगे, बिल्कुल सही लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। प्रश्न नंबर 14 पे आते। प्रश्न नंबर 14 कहता है एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है। पूछा गया है अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एज एन। तो एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी क्या है, तो याद रखिएगा यह संयुक्त पूंजी वाली कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। आपने BST बिजनेस स्टडी और अकाउंट दोनों में अगर चैप्टर कंपनी पढ़ना है तो आपने दोनों में ही इसे पढ़ा होगा। तो आपके शिक्षक ने आपको बताया होगा कि ये कृत्रिम व्यक्ति किस प्रकार है। तो इसका सही ऑप्शन 14 का होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 15 है अंशों के निर्गमन पर अधिलाभ का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों कंपनी शेयर पे जो एक्स्ट्रा पैसे प्रीमियम के रूप में लेती है उसका इस्तेमाल यूटिलाइज कहाँ कहाँ कर सकती है, वो आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कंपनी जब शेयर इशू करती है तो इशूड करते समय भी कंपनी के बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, यानी एक्सपेंस होते हैं शेयर को इशूड करने में। आपने जब प्रश्न प्रैक्टिकल बनाया होगा तो एक आध एंट्री आपको ज़रूर देखने को मिली होगी। पहला तो ये हो गया कि शेयर को इशूड करने में जो पैसे खर्च होते हैं वो प्रीमियम से एडजस्टेबल हो सकता है। दूसरा है कंपनी अपने शेयर होल्डर को कभी कभी बोनस देने में भी इस प्रीमियम का इस्तेमाल करती है। लाभ के वितरण में बिल्कुल नहीं करेगी, ऋण चुकाने में नहीं होगा सर, और ये चौथा भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन है बोनस अंशों के निर्गमन के लिए कंपनी अधिलाभ का इस्तेमाल करती है। प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 16 कहता है पूंजी संचय बनाया जाता है। पूंजी संचय माने कैपिटल रिजर्व कंपनी कब बनाती है। तो आपने चैप्टर पढ़ा था पार्टनरशिप जिसमें रीवैल्यूएशन की बात आई थी। तो रीवैल्यूएशन में आपने देखा था कि रीवैल्यूएशन में हम लोग क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन बनाते थे, फिर पार्टनर अकाउंट बनाते थे और फिर लास्ट में बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें तो बिल्कुल ये रिजर्व अकाउंट बनाया नहीं जाता। संपत्ति की बिक्री से लाभ पूछा गया है, संपत्ति की बिक्री से जो लाभ होगा क्या उससे बनता है। तो बिल्कुल सही सर, संपत्ति की बिक्री होने से जो कंपनी को लाभ होता है, जो प्रॉफिट होता है कंपनी का, अगर कोई एसेट्स है जो पुराना हो गया और कंपनी उसे ज़्यादा में बेच दी है तो उस अधिक पैसे को कंपनी रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। पूर्वाधिकार अंश के प्रकार हैं। दोस्तों आपने पढ़ा होगा इशू ऑफ शेयर में कि शेयर दो प्रकार के होते हैं ना। शेयर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रीफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर के कोई भी प्रकार नहीं है, लेकिन प्रीफरेंस शेयर के कई प्रकार हैं, है ना। जिसमें से आपसे पूछा गया है प्रश्न में कि प्रीफरेंस शेयर के इनमें से कौन प्रकार हैं। तो पहला, जी हाँ बिल्कुल सही, संचय पूर्वाधिकार अंश। दूसरा है असंचय पूर्वाधिकार अंश, ये भी सही है। यानी इसका सही ऑप्शन होगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आप क्या मारेंगे,
ए और बी दोनों इसके सही आंसर हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 18 कहता है निम्न में से किसे प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए पार्थिव पूंजी घटाया जाना चाहिए। कहता है कि प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए मतलब पेड अप कैपिटल ज्ञात करने के लिए पूंजी घटाया जाना चाहिए। तो क्या घटाना चाहिए आपको ध्यान होगा तो मैंने बताया था कि कॉल इन एरियर घटाया जाता है। तो यहाँ प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 19 कहता है मांगी गई पूंजी का वह भाग जो वास्तव में अंशधारकों से प्राप्त किया जाता है कहलाता है। मांगी गई पूंजी के बारे में आपसे पूछा है। मांगी गई पूंजी, तो मांगी गई पूंजी का मतलब होता है कंपनी ने कितना कॉल किया है और कितने कस्टमर ने पैसे चुका दिए हैं, है ना। तो सही आंसर इसका आपको दिख रहा होगा कि इसका सही आंसर पेड अप कैपिटल भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर पे आते हैं। प्रश्न नंबर 20 कहता है निम्न में से कौन समता अंश की विशेषता नहीं है। समता अंश की विशेषता नहीं है। इक्विटी शेयर का बोलता है कौन इसमें फीचर्स नहीं है। तो पहला ऑप्शन है जोखिम पूंजी, बिल्कुल सही, ये इसकी विशेषता है। तो ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि पूछ रहा है कि कौन विशेषता नहीं है। मत का अधिकार, इसे कंपनी में वोट देने का अधिकार होता है। तो ये अधिकार भी विशेषता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। वैल्यूशन, इसका कोई मतलब नहीं है, तो आंसर सही होगा यही। लाभ का अधिकार भी उसको मिलता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो प्रश्न था विशेषता नहीं है, तो मूल्यांकन इसका सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 21 कहता है एक कंपनी द्वारा 10,000 अंश प्रत्येक 10 रुपए के हैं, यानी कंपनी के पास शेयर कितने हैं 10,000 हैं और एक शेयर की कीमत जो है जिसको हम फेस वैल्यू ऑफ शेयर कहते हैं वो 10 रुपया है। तो टोटल शेयर कितने का हो गया, तो पहले आप 10,000 गुने 10 रुपया जैसे ही करोगे तो पता चल जाएगा टोटल शेयर हमारा 1 लाख रुपए का है। टोटल शेयर कितना है, कितने का है दोस्तों, 1 लाख रुपए का है। ठीक है, आगे प्रश्न कहता है कि 10% अधिलाभ, 10% प्रीमियम पर अगर जारी किया जाए तो अधिलाभ की राशि क्या होगी। यानी 1 लाख का शेयर है, कंपनी बोली कि 10% प्रीमियम देना होगा, तो 1 लाख का 10% होगा 10,000, यानी अधिलाभ की जो राशि होगी दोस्तों वो 10,000 होगी। ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10,000। प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 22 कहता है अंशों का निर्गमन किया जाता है। यानी पूछा गया है कि अंशों को निर्गमन किया जा सकता है। आपको पता है कि अंशों को 2 तरीके से निर्गमित किया जाता है, एक है एट पर और दूसरा है एट प्रीमियम। डिस्काउंट पर इशू पहले होता था, अब नियम बदल गए हैं, तो इसलिए डिस्काउंट ऑप्शन में नहीं डालना है। तो सही ऑप्शन होगा इसका डी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 23 कहता है श्वेत अंश दिए जाते हैं। श्वेत अंश एक स्पेशल इक्विटी शेयर को कहते हैं जो कंपनी अपनी एम्प्लॉई या अपने डायरेक्टर को कभी कभी दे देती है, इशूड करती है ना। तो इसका सही ऑप्शन याद रखिएगा होगा अपने एम्प्लॉई और डायरेक्टर, यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा सी। दोनों को जो कंपनी शेयर इशू करती है उसे हम श्वेत अंश या श्वेत इक्विटी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 24 कहता है कंपनी का उदाहरण है। इसमें से आपसे पूछा गया है कंपनी का उदाहरण कौन सा है। तो पहला है अंबेडकर ब्रदर्स। सर अंबेडकर ब्रदर्स कंपनी तो नहीं है, कोई पार्टनर्स कंपनी लग रहा है, ये तो पार्टनरशिप लग रहा है। बाटा, बिल्कुल सही, बाटा एक कंपनी है। भारत एंड संस, ये भी पार्टनरशिप कंपनी लग रही है। पटना विश्वविद्यालय, भाई ये तो गवर्नमेंट का एक यूनिवर्सिटी का नाम है, ये भी कंपनी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो बाटा एक कंपनी का नाम है, तो सही ऑप्शन होगा बी। प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। अंशधारियों के लिए लाभांश है ना, अंशधारियों के लिए लाभांश जो है वो क्या है, तो बोलता है कि कर देय राशि है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। कर मुक्त राशि है, हाँ बिल्कुल नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। अंशधारियों के लिए लाभांश इसमें से कोई भी
नहीं है। प्रश्न नंबर 26 आते हैं। प्रश्न नंबर 26 में कहता है कंपनी का निर्माण होता है। कंपनी का निर्माण पूछा गया है, किसके द्वारा होता है? संसद के विशेष अधिनियम? नहीं सर। कंपनी अधिनियम? बिल्कुल सही, कंपनी अधिनियम आपने पढ़ा है। 2013 संशोधन कंपनी अधिनियम 2013 के नियमों अनुसार कंपनी का निर्माण होता है, तो सही ऑप्शन होगा बी। प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 27 कहता है अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा विवरण जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा, कंपनी जब शेयर इशूड करती है ना, तो उस समय कंपनी शेयर के साथ प्रोस्पेक्टस भी इशूड करती है, जिसमें कंपनी के शेयर के प्रकार, कंपनी शेयर कितने वैल्यू में बेच रही है, कंपनी के पास शेयर कितने हैं, कंपनी उस पर कितना लाभांश देगी, अगर कॉल इन एरियर होगा तो उस पर इंटरेस्ट कितना, इस तरह की सारी डिटेल पब्लिकली वो करती है। और पब्लिक की जानकारी के लिए, ताकि पब्लिक को कोई बात छुपाया ना जाए, वो प्रोस्पेक्टस इशूड करती है। तो याद रखिएगा, अंशों के निर्गमन के पहले कंपनी पर विवरण एक नोटिफिकेशन के रूप में जारी करती है, जो कस्टमर के लिए ही यानी शेयर होल्डर के लिए ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 28 कहता है कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के प्रावधान के अंतर्गत कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन कर सकती है? दोस्तों, कंपनी बट्टे पर शेयर को इशूड कर सकती है, किस धारा के अनुसार पूछा गया है? तो याद रखिएगा, धारा 53 के अनुसार कंपनी विशेष परिस्थिति में इशूड कर सकती है। और याद रखिएगा, ये श्वेत अंश पर ही लागू होता है ना, ये आम पब्लिक के लिए नहीं है, ये श्वेत अंश पे धारा 53 के अनुसार लागू होता है कि कंपनी अपने कर्मचारी या डायरेक्टर को जब शेयर इशू करे तो डिस्काउंट पर दे सकती है, जो धारा 53 में कहता है। प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। अंशों के निर्गमन पर बट्टा है। अंशों के निर्गमन पर अगर बट्टा हम देते हैं, अगर डिस्काउंट दे देते हैं, तो वो क्या है? लाभ है, हानि है, आयगत लाभ है या आयगत हानि? तो जाहिर सी बात है, ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, पूंजी से ही संबंधित है, तो पूंजीगत हानि है। जो कंपनी बट्टे पर अगर अंश को बेचती है, जैसा कि मैंने बताया कि श्वेत अंश को जब कंपनी इशूड करती है अपने एम्प्लॉय के लिए, तो डिस्काउंट दे सकती है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 30 है अधिकार अंश वे अंश हैं, अधिकार अंश वे हैं जिन्हें कंपनी के निर्देशकों को निर्गमित किया जाता है? नहीं सर। कंपनी के वर्तमान अंशधारकों को निर्गमित किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही। कंपनी के प्रवर्तक को निर्गमित किया जाता है? नहीं सर। कम संपत्ति खरीदने के लिए नहीं सर। याद रखिएगा, अधिकार अंश अंशधारियों को निर्गमित करने वाले अंश को कहते हैं। प्रश्न नंबर 31 में आते हैं। प्रश्न नंबर 31 कहता है लाभांश सामान्यतः डैश पर दिया जाता है। लाभांश किस पे दिया जाता है? तो याद रखिएगा, जो जिस शेयर कैपिटल से हमें पैसे प्राप्त होते हैं, तो हमें पैसे प्राप्त हो रहे हैं पेड अप कैपिटल पे, तो पेड अप कैपिटल के आधार पे ही हम शेयर होल्डर को लाभांश देते हैं। तो सही ऑप्शन इसका है डी। प्रश्न नंबर 32 पे आते हैं। एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी रखती है? क्वेश्चन पूछा गया है किस धारा के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, धारा 53 मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो डिस्काउंट से रिलेटेड था। यहाँ पर होगा सेक्शन 52 यानी 52 के अनुसार प्रीमियम पर जारी करने की बात होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर आपसे पूछा गया है 33 में, जब प्रवर्तकों को अंश निर्गमन किए जाते हैं तो किस खाते को डेबिट किया जाता है? यानी कि जब कंपनी श्वेत अंश इशूड करती है, आपको पता है श्वेत अंश किसको इशू किया जाता है? अपने डायरेक्टर को या अपने एम्प्लॉई को। तो कहता है कि किसे डेबिट किया जाता है? तो याद रखिएगा, गुडविल अकाउंट को डेबिट किया जाता है ना। तो इसका सही ऑप्शन आप याद रखिएगा, डी होगा, गुडविल। प्रश्न नंबर 34 पे आते हैं। 34 में कहता है एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है ना,
नहीं कर सकती है। दोस्तों याद रखिएगा डिस्काउंट पर, है ना, इसका सही ऑप्शन होगा डिस्काउंट पर इशूड नहीं कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 35 कहता है, प्रश्न नंबर 35 कहा जाता है कि हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को क्या कहते हैं। दोस्तों प्रश्न आपको पहले भी बताया गया था कि कंपनी का अंश अगर फॉरफिट हो जाता है तो कंपनी क्या करती है, उसे री इशूड करती है ना। तो री इशूड करते समय अगर कंपनी उसे डिस्काउंट देती है अपने शेयर होल्डर को, तो उस डिस्काउंट को डिस्काउंट नहीं बल्कि फॉरफीचर शेयर के नाम से डेबिट किया जाता है। याद रखिएगा कि री इशू के केस में डिस्काउंट पर अगर कंपनी शेयर इशू करती है तो उसे हम शेयर फॉरफीचर के नाम से उस डिस्काउंट को डेबिट करते हैं। मतलब डिस्काउंट के जगह हम लोग शेयर फॉरफीचर डेबिट करते हैं। प्रश्न नंबर 36 पे आते हैं। समता अंशधारी कंपनी के डैश होते हैं। ये तो पहले ही आपको बताया जा चुका है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं। प्रश्न नंबर 37 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है, दोस्तों लिमिटेड होता है ना। याद रखिएगा सदस्य जो होते हैं कंपनी के, उनका दायित्व क्या होता है, लिमिटेड होता है, यानी कि सीमित होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें। जो आगामी परीक्षा 2025 में क्लास 12 कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी सेशन था। उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार मिलता रहेगा। धन्यवाद।